दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम एचटी मोटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि फ्रंट एचटी मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट होती है उस नेम प्लेट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एचटी मोटर की नेम प्लेट है। यदि आप एचटी मोटर की नेम प्लेट समझ गए तो आप एलटी मोटर की नेम प्लेट को आसानी से समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको एचटी मोटर की नेम प्लेट बता रहा हूँ। जैसा कि इस नेम प्लेट में सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 3 फेज AC/SR इंडक्शन मोटर। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर AC लिखा है तो AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, और यहाँ पर SR लिखा है, SR का मतलब होता है स्लिप रिंग। जैसा कि एचटी मोटर जो होती है उसके रोटर के अंदर स्लिप रिंग लगाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से स्लिप रिंग होती है। इस स्लिप रिंग के साथ में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है और इससे मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाता है। उसके साथ ही मोटर को टॉर्क भी दिया जाता है। इस तरह की स्लिप रिंग का यूज किसी किसी एलटी मोटर के अंदर भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस दिया जाता है। नाम और एड्रेस से हमें पता चलता है कि मोटर का मैन्युफैक्चरर कौन है। जैसा कि यह जो मोटर है यह क्रॉम्पटन ग्रीव्स से हमने ली है, तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स का एड्रेस और नाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मोटर की पावर लिखी गई है। मोटर की पावर को हम किलोवाट और एचपी के अंदर दिखाते हैं। जैसा कि इस मोटर की पावर 2000 किलोवाट है और यदि हम इसको एचपी में यानी हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यह 2681 एचपी हो जाती है। किसी भी मोटर का किलोवाट निकालने के लिए मोटर का वोल्टेज और मोटर का एम्पेयर कितना है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ये दोनों टर्म पता है तो मोटर का किलोवाट नहीं पता होते हुए भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोटर की नेम प्लेट के अंदर किलोवाट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है। मोटर को कहीं पर भी लगाना है, कहीं पर भी इंस्टॉल करना है तो हमें मोटर की पावर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मोटर का जो पावर है वह 2000 किलोवाट है। यह एचटी मोटर है और 2000 किलोवाट का लोड यह ले सकती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आरपीएम दिया गया है। इस मोटर का आरपीएम 992 आरपीएम है। आरपीएम का फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर मोटर की शाफ्ट कितनी बार राउंड लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिनट के अंदर मोटर की जो शाफ्ट है वो 992 बार राउंड लेती है। इस हिसाब से एक सेकंड के अंदर मोटर की शाफ्ट 16 से 17 बार राउंड लेती है। अब यहाँ पर यदि आप फॉर्मूले से मोटर का आरपीएम निकालेंगे तो मोटर का आरपीएम 1000 आता है। जैसा कि मोटर का आरपीएम निकालने का फॉर्मूला होता है N=120F/P। तो यहाँ पर N का मतलब तो हो गया आरपीएम। उसके बाद 120 कांस्टेंट टर्म होती है और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और P का मतलब होता है टोटल पोल, यानी हमारी मोटर के अंदर कितने पोल हैं। जैसा कि काफ़ी सारी मोटर के अंदर पोल संख्या भी लिखी होती है, लेकिन इस मोटर की नेमप्लेट के अंदर पोल संख्या नहीं लिखी हुई है। इस आरपीएम के अकॉर्डिंग मोटर के अंदर पोल संख्या 6 होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मोटर का आरपीएम 1000 क्यों नहीं है, 992 क्यों है। जैसा कि मोटर के अंदर कुछ लॉसेज होते हैं, उस लॉसेज के कारण मोटर का जो आरपीएम है वो सिंक्रोनस ना होकर कुछ कम हो जाता है और इसी आरपीएम का जो अंतर है उसे हम स्लिप कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NS-N/NS और इसके अकॉर्डिंग यदि हम निकालते हैं तो इसकी जो स्लिप है वो 0.8% आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर की फ्रेम साइज दी गई है। मोटर की फ्रेम साइज से हमें पता चलता है कि मोटर फुट माउंटेड है या फिर फ्लैंज माउंटेड है। उसके साथ ही हमें पता चलता है कि मोटर का शाफ्ट डायमीटर कितना है। तो यहाँ पर मोटर का फ्रेम साइज है NBTPR710। उसके बाद यहाँ पर मशीन नंबर दिया गया है। मशीन नंबर हर मोटर का अलग अलग होता है। मशीन नंबर मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यदि हमें मोटर का कोई पार्ट्स मंगाना है या फिर मोटर को रिपेयर के लिए भेजना है तो मशीन नंबर के अनुसार ही मोटर के पार्ट्स आते हैं। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मशीन नंबर के अनुसार ही मोटर के पार्ट्स हमें बनाकर देता है। मशीन नंबर के अनुसार मैन्युफैक्चरर के पास पूरी ड्राइंग होती है और पार्ट की लिस्ट होती है। तो इससे मैन्युफैक्चरर को बहुत ही सुविधा मिलती है और वह जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मोटर का इंसुलेशन क्लास दिया गया है। जैसा कि इस मोटर का इंसुलेशन क्लास F है। F का मतलब यह है कि इस मोटर की जो वाइंडिंग है वह 155 डिग्री तक का टेम्परेचर आसानी से सह सकती है। डिफरेंट मोटर के अंदर डिफरेंट इंसुलेशन क्लास हो सकता है। इंसुलेशन क्लास मोटर की एप्लीकेशन के अनुसार रखा जाता है। मोटर किस एप्लीकेशन के लिए यूज हो रही है और मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीज़ों पे मोटर का इंसुलेशन क्लास डिफरेंट करता है। उसके बाद मोटर का इनक्लोजर कैसा है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि इस मोटर का इनक्लोजर है CACA। CACA का मतलब है क्लोज्ड एयर सर्किट एयर कूल्ड। अब यहाँ पर ब्रैकेट में IP55 लिखा है। IP55 का मतलब यह है कि मोटर का इनक्लोजर के अंदर डस्ट भी नहीं जा सकती है। उसके साथ ही यदि हम पानी को किसी जेट से डालें तो वो भी अंदर तक नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मोटर का वोल्टेज दिया गया है। जैसा कि यह जो मोटर है यह 11000 वोल्ट पर रन करती है, तो यहाँ पर 11000 वोल्ट दिया गया है। जैसा कि यह 11000 वोल्ट से चलने वाली एचटी मोटर है इसीलिए इसकी नेम प्लेट पर 11000 वोल्ट दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्स लिखा गया है। इस मोटर का जो फुल लोड एम्पियर है वह 132 एम्पियर है, यानी यह मोटर फुल लोड पर 132 एम्पियर तक का करंट ले सकती है।
अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो एसटी मोटर है और इतना कम करंट क्यों ले रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एसटी मोटर जो होती है उसके अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ने की वजह से इसके अंदर जो करंट की लिमिट है वो कम हो जाती है। इसीलिए मोटर को हाई वोल्टेज पर डिजाइन किया जाता है ताकि उस मोटर का एम्पेयर कम हो जाए। यदि मोटर को लो वोल्टेज पर डिजाइन किया जाए तो उस मोटर का करंट बहुत ज़्यादा रहेगा और करंट ज़्यादा होने की वजह से उस मोटर का साइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ ही मोटर के जो टर्मिनल है, मोटर के अंदर जो केबल्स है, वो सारी साइज आपको बढ़ानी होगी। इसीलिए मोटर का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा रखा जाता है जिससे मोटर का करंट कम हो जाए और मोटर की साइज रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर मोटर की फ्रीक्वेंसी दी गई है। जैसा कि इंडिया के अंदर जो मोटर है वो 50 हर्ट्ज पर रन करती है, तो यहाँ पर मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। जैसा कि यहाँ पर मोटर का वेट दिया गया है, इस मोटर का वेट 13 टन के बराबर है। मोटर का वेट इसलिए दिया जाता है ताकि यदि मोटर को हम लोडिंग या फिर लिफ्टिंग करें तो उस समय मोटर का वेट हमें पता होना चाहिए, और मोटर का वेट पता होने से हम सेफली मोटर को लोडिंग और लिफ्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर RV1130 दिया गया है। RV का मतलब होता है रोटर वोल्टेज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जो मोटर है यह स्लिपिंग वाली मोटर है, और स्लिपिंग वाली मोटर के अंदर जो रोटर होता है उस रोटर के अंदर कुछ वोल्टेज डेवलप होता है। उस वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। जब मोटर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो इसके रोटर के अंदर वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वही वोल्टेज यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि इस मोटर के अंदर जो रोटर का वोल्टेज है वह 1130 वोल्ट के लगभग रहेगा यदि मोटर की स्पीड बहुत कम है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इसका वोल्टेज भी कम होता जाएगा। अब यहाँ पर RA1045 लिखा गया है। RA का मतलब होता है रोटर एम्पियर। जैसा कि रोटर के अंदर यदि वोल्टेज बनेगा तो उसके अंदर वोल्टेज के अनुसार एम्पियर भी बनना चाहिए, तो इसके अंदर जो एम्पियर है वह 1045 होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी भी एसटी मोटर के अंदर स्टेटर के अंदर जो केबलें होती है वो कम होती है, और रोटर के अंदर जो केबल डाली जाती है वो बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर होती है और साइज भी ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ पर जो एसटी मोटर है इसके रोटर के अंदर लगभग 4 केबल डाली गई है 300 स्क्वायर mm की, और स्टेटर के अंदर केवल एक केबल है 300 स्क्वायर mm की। जैसा कि जैसे जैसे मोटर का करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोटर के अंदर केबल की साइज भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि इसके स्टेटर के अंदर करंट बहुत कम है तो इसके अंदर केबल भी हमें कम डालनी पड़ेगी, केबल की साइज भी कम होगी और केबल की संख्या भी कम होगी, लेकिन एम्पियर जो है वह रोटर के अंदर ज़्यादा है, इसी वजह से रोटर के अंदर हमें केबल की संख्या ज़्यादा रखनी होगी। उसके बाद यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर दिया गया है। जैसा कि इस मोटर का एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब यह होता है कि मोटर को यदि 50 डिग्री टेम्परेचर पर कंटिन्यू रखा जाए तो भी मोटर डैमेज नहीं होगी। एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब यह होता है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है। यदि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 50 डिग्री तक कंटिन्यू रहता है तब भी मोटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मोटर 50 डिग्री तक का टेम्परेचर आसानी से झेल सकती है। इसके बाद आता है मोटर की ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पर मोटर की ड्यूटी साइकिल है S1 और इसे MCR भी कहा जाता है। मोटर के अंदर ड्यूटी साइकिल S1 से लेकर S8 तक हो सकती है। S1 का मतलब होता है कंटिन्यूअस रनिंग मोटर, यानी इस मोटर को 24/7 हम रन कर सकते हैं, यानी इस मोटर को बिना बंद किए हम काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। और MCR की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम कंटिन्यूअस रेटिंग। इसका मतलब है कि इस मोटर को हम कंटिन्यूअस काफ़ी दिनों तक फुल लोड के ऊपर चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है GD स्क्वायर। GD स्क्वायर का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हिंदी में हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण मोटर का जो रोटर होता है उसके वजन पर डिपेंड करता है। रोटर का वजन जितना ज़्यादा होगा उसको घुमाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा वजन होने के कारण ज़्यादा देर तक घूमेगा, और आउटपुट में जो भी मैकेनिकल डिवाइस लगी है उसको भी ज़्यादा देर तक और ज़्यादा फोर्स से घुमा सकता है। मोटर के रोटर के साथ जो आउटपुट जुड़ा हुआ है उसको घुमाने के लिए GD स्क्वायर बहुत बड़ा रोल निभाता है। यदि GD स्क्वायर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो मोटर वाइब्रेशन कर सकती है, मोटर का रोटर क्रैक हो सकता है, उसके साथ ही मोटर के जो बेरिंग है उनमें भी चाल आ जाएगी। तो GD स्क्वायर बहुत बड़ा रोल निभाता है मोटर को घुमाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इफ़िशियंसी दी गई है। यह इफ़िशियंसी फुल लोड पर निकाली गई है। मोटर के फुल लोड पर इफ़िशियंसी 95.5% है। किसी भी इक्विपमेंट की इफ़िशियंसी निकालने का एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसा कि इस मोटर के अंदर इफ़िशियंसी दी गई है और किलोवाट दिया गया है तो हम मोटर का एग्जैक्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि मोटर को यदि हम 2000 किलोवाट देते हैं तो मोटर का जो आउटपुट है वो 1910 किलोवाट ही जाएगा, यानी आउटपुट के अंदर 1910 किलोवाट का इक्विपमेंट ही हम यूज कर सकते हैं। अब आता है स्टेटर कनेक्शन। तो स्टेटर का कनेक्शन यहाँ पर स्टार दिया गया है। जैसा कि यह एसटी मोटर है, एसटी मोटर में ज़्यादातर स्टार कनेक्शन ही अप्लाई किया जाता है। बेसिकली कनेक्शन दो तरह के होते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो रोटर कनेक्शन दिया गया है। जैसा कि रोटर कनेक्शन जो है वो डेल्टा है इस मोटर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एल्टीट्यूड दिया गया है।
और एल्टीट्यूड का जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है। एल्टीट्यूड का मतलब यह है कि समुद्र तट से इस मोटर को कितनी ऊंचाई पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर ऊंचाई पर हम इस मोटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे हवा का दबाव भी कम होता जाएगा, और हवा का दबाव कम होने से मोटर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, मोटर की वाइंडिंग में भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। इस वजह से यहाँ पर एल्टीट्यूड दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारी मोटरों में इस तरह का पैरामीटर नहीं दिया होता है। उसके बाद मोटर की नेम प्लेट पर बेरिंग की डिटेल दी गई होती है। यहाँ पर एसटी मोटर है, इसलिए इसके अंदर डीई साइड में 2 बेरिंग लगेंगे और एनडीई साइड में 1 बेरिंग। जैसा कि यहाँ पर एनडीई की जगह ओडीई लिखा गया है। ओडीई का मतलब होता है अपोजिट ड्राइव एंड, और काफ़ी सारी मोटर में एनडीई लिखा होता है। एनडीई का मतलब होता है नॉन ड्राइविंग एंड, और डीई का मतलब होता है ड्राइविंग एंड। जैसा कि इस मोटर में डीई साइड यानी ड्राइविंग एंड साइड में NU244C3 वाला बेरिंग लगा है। डी साइड में NU244C3 लिखा है, तो NU का मतलब है कि यह रोलर बेरिंग है। यहाँ पर दूसरा वाला जो बेरिंग है वह बॉल टाइप का बेरिंग है, और नीचे ND साइड में जो बेरिंग दिया गया है वह भी रोलर टाइप का बेरिंग लगाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीसिंग की डिटेल दी गई है। जैसा कि यह एसटी मोटर है और एसटी मोटर के अंदर ग्रीस करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो कौन सा ग्रीस इसके अंदर डालना है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि इसके अंदर IOC का सर्वोजेम 2 आता है, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी ग्रीस है वो हम बेरिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मोटर के अंदर बेसिकली EP3 और यूनिरेक्स N3 ग्रीस ज़्यादा डाला जाता है। और इसके बाद लुब्रिकेशन की फ्रेक्वेंसी दी गई है कि कितने दिनों बाद इसके अंदर हमें लुब्रिकेशन करना है यानी ग्रीस डालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो डी साइड का बेरिंग है उसके अंदर हमें 1500 आवर यदि मोटर चल जाती है तो उसके बाद हमें डी साइड में ग्रीसिंग करना है, और एनडी साइड के अंदर 2000 आवर्स तक मोटर चल जाती है उसके बाद हमें एनडी साइड के अंदर ग्रीस करना होगा। डी साइड में यदि हम ग्रीसिंग को डे में कन्वर्ट करें तो लगभग यह 60 दिन आता है, यानी यदि 2 महीने तक कंटिन्यू मोटर चल जाती है या फिर 60 दिन तक कंटिन्यू मोटर चलती है तो हमें इसके अंदर ग्रीस करना होगा, और यदि 90 दिन तक मोटर चल जाती है तो हमें एनडी साइड के अंदर ग्रीस करना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर की नेम प्लेट को कैसे पढ़ा जाता है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।